नमस्कार, बजट 2022-23 पर हम बात करने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। खबर भारत के इस खास प्रोग्राम में बहुत सारे लोग जुड़कर अपनी अपनी बातें रखेंगे, अपने अपने सुझाव रखेंगे, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करेंगे। ये जान लीजिए कि मोदी सरकार के आम बजट संसद में पेश किया गया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार चौथी बार बजट को पेश किया है। मोदी सरकार का 10वां बजट है। खास बात यह भी कि पिछले साल से पेपर बजट के बजाय डिजिटल बजट पेश हो रहा है। इसे पेश किया गया और उसे सीतारमण जी ने अमृतकाल का बजट ये नाम दिया है। लेकिन जैसे ही बजट खत्म हुआ, ये ड्यूरेशन खत्म हुआ, अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक थी। तमाम तरह की प्रतिक्रिया आई। आम आदमी निराश रहा, खुश रहा, क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, तमाम तरह के मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ फिलहाल सबसे पहले स्वागत करेंगे जो जुड़े हुए स्टूडियो में, विशेष रूप से विशेष अतिथि डॉक्टर प्रवीण साहू जी, जाने माने सीए है ये प्रदेश के, और इसके अलावा आपको बता देती हूँ कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली। इसके अलावा ये इंटरनेशनल जूरी में भी है लंदन, और एसबीआई के ऑडिटर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। जिस चौथे बजट पे और 10वें बजट पे माननीय बीजेपी गवर्नमेंट के प्लीज बताएं। बिल्कुल, जिस तरह से 10वां बजट है मोदी सरकार का, सबसे पहले तो यही प्रतिक्रिया मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कितना संतोषजनक रहा होगा बजट आपके नजरिए से, सीए के नजरिए से? देखिए मैडम, ऐसा है कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है कि संतोष प्राप्त ही पर्याप्त है। लेकिन इस पे जो है स्टेटमेंट पे, ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है, साइकोलॉजी है, इस पे लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप कितना भी कुछ कर दीजिए तो एक्सपेक्टेशंस और आदमी की जो उम्मीदें हैं वो हमेशा बढ़ती रहती हैं, कभी संतोषजनक नहीं रहती। रही बात हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल फिस्कल बजट जो आया है इस बार माननीय मोदी जी की गवर्नमेंट में, जो चौथा बजट दिया है, सिर्फ सीतारमण जी ने जो कोई भी चेंज इसमें नहीं किया, सबसे अच्छा ये किया, क्योंकि क्या होता है चेंज बार बार करना, तो 150 करोड़ आवाम को आज की तारीख में समझने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को उसको अडॉप्ट करने में बहुत समय लग जाता है। तो सिर्फ चेंजेस, अडेप्शन एंड अपडेशन उसी में किया गया है, जो आज सिचुएशंस का, इंटरनेशनल बिजनेस का, लिविंग स्टैंडर्ड का जो कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है, उसको देखते हुए, उसको नजर में रखते हुए उसमें थोड़े से अमेंडमेंट्स किए, चेंजेस नहीं है कोई मेजर। बिल्कुल। दूसरी बात, इन्होंने इस बार कोशिश ये की है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवेज के प्रोजेक्ट हैं, हॉस्पिटल्स के हैं, एजुकेशन के हैं, उस पे बजट में पिछले 21, 20, 19 के मुकाबले में 10 से लेकर 30% तक का एनहेंसमेंट इन्वेस्टमेंट पे किया गया। अब इस इन्वेस्टमेंट का ये एडवांटेज मिलेगा कि आने वाले 10 साल में, मुझे तो लग रहा है शायद 2051 का ये रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट जो है तैयार हो गया है, और जिसका हमारी कंट्री को डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में और यूटिलाइजेशन में बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। सर, जिस तरह से टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया, लेकिन जो अगर आम आदमी की सोच की हम बात करें, जब ये बजट पेश किया जाना था आज, उसकी एक शाम पहले तक जब हमने तमाम लोगों से प्रतिक्रियाएं ली, तो बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी टैक्स स्लैब में बदलाव की, लेकिन वो बदलाव नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं निराशा भी है। बिल्कुल ठीक है, सहमत है उस चीज से। लेकिन आप ये बताइए कि जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट चल रहे हैं 2015 के 16 की, जो कमिटेड प्रोजेक्ट फॉर 10 ईयर्स हैं, यानी कि डिकेड या 2 डिकेड के लिए हैं, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेवेन्यू कम कर देते, देखिए आवाम का देश है, आवाम की ही रेवेन्यू है, आवाम के ही लिए काम हो रही है, अगर हम ये रेवेन्यू कम कर देंगे तो हमें कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक से या दूसरी कंट्रियों से लोन लेना पड़ेगा, जिसका इंटरेस्ट का बर्डन हमारे देश पे बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं हम आवाम के लिए हम कर रहे हैं, तो आवाम से धन लेके आवाम के लिए ही हम जनहित के कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात आप ये समझिए कि कई वर्ल्ड की कंट्रीज में 50, 60, 70% तो टैक्सेशन का रेट है। आज अमेरिका का, यूएसए का, यूके का, रशिया का, किसी भी कॉन्टिनेंट का आप देखिए तो उनका इंश्योरेंस प्लस टैक्सेशन प्लस जीएसटी, हमारे यहाँ जीएसटी कहते हैं, वहां पे एक्सपेंडिचर टैक्स कहते हैं इसको, तो उनका 70 से लेकर 80% तक पूरा उनके पास खर्च हो जाता है। 10-15% उनके लिए, फैमिली के लिए, ये सोशल लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए बचता है। हमारे यहाँ उल्टा है, 25 से 30% गवर्नमेंट लेती है, 60-50% पब्लिक के पास उसकी पॉकेट में, उसके पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए बचता है। मुझे लगता है इतना कोई बहुत ज्यादा हमारे यहाँ टैक्सेशन बर्डन सिस्टम नहीं है। आप आजू बाजू की 8-10 कंट्री देख लीजिए, वी आर मच मोर इन अ वेरी गुड सिचुएशन, वी आर इन अ वेरी सेफ कंडीशन राइट नाउ। बिल्कुल। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया गया है, तो देश में अगर क्रिप्टो अब लीगल होगा तो क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए अभी क्या हो रहा था, 200 कंट्रियां थी, 200 कंट्रियों में जो ट्रेड हो रहा था, हर कंट्री की अपनी अपनी गवर्नमेंट आती थी, हर स्टेट्स में गवर्नमेंट आती थी, वहां की अपनी कमेटी, एक्सपर्ट कमेटीज होती थी, वहां के बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स के लिए डिमांड होती थी।
अब क्या हो गया है, इतनी सारी कंट्रियों में अगर आप इतने सारे लॉज, बिजनेस लॉज लाएंगे और रोज सुबह शाम दोपहर रात चेंज करेंगे हर काल में, तो वो बिजनेसमैन को समझ में नहीं आ रहा कि बिजनेस, ईज ऑफ बिजनेस में है कहाँ। अब क्या हुआ, वर्ल्ड के कई ब्रेन ड्रेन मिले, चाहे वो हमारे यहाँ से जिनका भी नाम लेते हैं, मंडल अडानी, अंबानी, टाटा, या अमेजोन के हेड हैं, या हंस के, इन्होंने क्या किया, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसका नाम रखा है इन्होंने अमेजोन टाइप का, जिसमें वर्ल्ड के सब क्वालिटी एंड एश्योर्ड गुड्स टाइप के एक रीजनेबल रेट्स पे कंट्री में, वर्ल्ड में हर डेस्टिनेशंस पे पहुंचाने की सहूलियत रखी, जिसमें अगर आपको प्रोडक्ट समझ में आए तो आप रखिए, नहीं तो उस प्रोडक्ट को वापस कर दीजिए। पेमेंट के भी 2 क्राइटेरिया रखे कि आप पेमेंट ऑन डिलीवरी दे दीजिए या एडवांस दे दीजिए। इसके अलावा उन्होंने इससे एक एडवांटेज का काम ये किया, उसमें प्रोडक्ट में भी EMI फाइनेंसिंग, आप देखिए डोर टू डोर, स्टेप टू स्टेप, हाउस टू हाउस, पॉकेट टू पॉकेट, पर्सन टू पर्सन, आपको ईज ऑफ फाइनेंस। कितना अच्छा गवर्नमेंट ने काम किया। अगर आप 1 लाख का या 10,000 का मोबाइल या लैपटॉप ले रहे हैं, घर की LED ले रहे हैं, तो आपको उसी में से बैंक के एक सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, जिसमें आप ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास कि आप ये पैसे से आप ये सामान खरीद लीजिए। अब दूसरी बात क्या हो रही थी कि वर्ल्ड में 200 कंट्री मान लीजिए आप, तो अब वो जो बिजनेसमैन या ट्रेडर है, वो आपने प्रोडक्ट जो सप्लाई किया उसको किस करेंसी में पेमेंट लेना है। आप एक करेंसी इंडियन रुपी में दे रहे हैं, कोई दरहम में दे रहा है, कोई येन में दे रहा है, कोई डॉलर्स में दे रहा है, कोई मतलब वर्ल्ड की कई सारी करेंसियों को एक्सेप्ट करना, फिर उनका बाइंग रेट और सेलिंग रेट और रोज के रेट्स डिसाइड करने की बहुत बड़ी परेशानी आ रही थी। उन्होंने डिजिटली इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, उसका नाम रखा इन्होंने क्रिप्टो करेंसी। गवर्नमेंट को आज नहीं तो कल हमें एक्सेप्ट करना है। देखिए अगर आप नहीं करेंगे तो वर्ल्ड की आज हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से जुड़ने वाले, वर्ल्ड के हम टॉप 5 कंट्रीज में अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें वर्ल्ड की कई कंट्रीज रेस से, लाइन से हमारी बाहर को बाहर खड़ा कर देंगे। बिल्कुल तो डीम्ड यू हैव टू प्रिज्यूम दैट थिंग, आपको आज नहीं तो कल इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो हम उस परिवर्तन को, उस बीमारी को, उस कैंसर को एक्सेप्ट करते हैं, उसका हम ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज एक्सेप्ट करनी थी। हाँ, गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया, क्रिप्टो करेंसीज को लीगलाइज करके, जैसे स्टॉक एक्सचेंज को आप सेबी से मॉनिटर करते हैं, इसको मॉनिटरिंग एजेंसी रखेंगी, पब्लिक को कोई नुकसान ना हो, और उस पर प्रॉपर एक टैक्सेशन 20, 30, 25% जो भी नॉर्मल है वो आप लीजिएगा। अब जिसने नोट में काम करना नोट में करिए। और देखिए परिवर्तन आज से नहीं हुआ, 100-200 साल पुराना देखिए, पहले बार्टर एक्सचेंज हुआ करता था, गांव में मेले लगते थे, कोई गेहूं के बदले क्या करता था, कपड़े दे आता था, कोई गेहूं के बदले राशन ले आता था, कोई मसाला ले आता था। फिर उसके बाद क्या आया, कमोडिटीज एक्सचेंज हो गया, फिर पैसे के बदले आपने सामान खरीदना शुरू किया। तो ये तो डेवलपमेंट करेंसीज में और ट्रेड में होता आया है 10-20 साल में, इसमें गवर्नमेंट का कहीं का रोल नहीं है। ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है, ये दुनिया बदलती है और आपको कहीं ना कहीं चेंजेस, परिवर्तन को स्वीकार करना ही करना है। बिल्कुल सही बात है, समय के साथ परिवर्तन और परिवर्तन के हिसाब से बजट। LIC का IPO की भी बात हुई, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए कई बड़े जो प्रोडक्ट आपने लिए आज डिफेंस के, आप देखिए लोगों ने आंखें दिखाना हमें बंद कर दिया। रशिया हुआ, चाइना हुआ, नेबर जो भी हमारे हुए, तो कहीं ना कहीं डिफेंस के आज हमारे ही शहर में देखिए मेट्रो आ रही। कभी हमने सोचा नहीं था कि मेट्रोज में हम ट्रैवलिंग करेंगे। हमारे में 5G मोबाइल आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ कंट्री में आ गए हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आ गए। आज विदेश के कई आवाम, कई पॉपुलेशन हमारी कंट्री में लीवर को, हार्ट को ट्रांसप्लांट करने आ रहे हैं। तो जब आप इतने, हाँ जी, हाँ सर प्लीज, जब आप इतने बड़े बड़े डेवलपमेंट कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं तो आप मान के चलिए आपको कहीं कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए। हाँ। या तो आप विदेशों से कर्ज ले लो, हमारा इंडिया कर्जदार हो जाएगा, और दूसरा तरीका है हमारे ही घर में अगर 4 माले की बिल्डिंग है तो एक हिस्सा नीचे का बेच के पूरे बचे हुए 3.5 माले को हम रेडिफिकेशन या कहीं ना कहीं उसका एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करवा देते हैं। तो LIC कोई विदेशियों का धन तो है नहीं, हमारे ही कंट्री में मनसे जो पुराने लोगों ने बनाए थे 1960-50-60 में, उसका एक हिस्सा बेच के वो पैसा लेके हम दूसरे हिस्से को डेवलप कर रहे हैं। आपने एक चीज कही, कर्ज वाली बात, तो क्या मौजूदा कर्ज से देश को मुक्ति मिल पाएगी? नहीं, ऐसा कोई विशेष कर्ज हमारे देश में नहीं है। आज की तारीख में हमारे पूरी GDP का जो कर्ज है वो 6% है। तो कोई ऐसा विशेष 1 लाख बिलियन ट्रिलियन कोई हमारे कर्ज, हमारे यहाँ ऐसे कई एंटरप्रेन्योर्स हैं, कई माताएं बहनें हैं, कई आप जैसे अच्छे लोग हैं, जो अगर कहीं पे कर्ज की, देश को कर्ज मुक्त करने की बात आ जाए तो हम लोग अपनी उंगलियों से अंगूठियां, माताएं बहनें हमारी गले से चैन निकाल के हम अपने कर्ज को 2 घंटे के अंदर या 2 दिन के अंदर खत्म कर सकते हैं। ऐसा कोई विशेष कर्ज नहीं है, ऑन पेपर से। ये आप एक बात समझ लीजिए, सोने की चिड़िया थी, है और रहेगी। ये तो बीच में पता नहीं किसी ने एक सर्टिफिकेट दे दिया गरीबों का दे, ऐसा कुछ नहीं हमारे देश में। और आज भी गली गली, चौराहे चौराहे पे हमारे बहुत अच्छे उद्यमी हैं, बहुत अच्छे काबिल हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन है, जो पूरे वर्ल्ड पे लीड करने का एक हिम्मत और एक सक्षमता रखते हैं। प्लीज
16 लाख युवाओं को नौकरी का वादा किया गया इस बजट में। युवाओं को नौकरी मिलेगी, क्या आत्मनिर्भर भारत बनाने में बजट की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इस बजट की? देखिए, मिलना चाहिए, मेरा ये मानना है, लेकिन नौकरी से आप नौकर बनते हैं और उद्यम से उद्यमी बनते हैं। जब आप उद्यमी बनते हैं तो 10 लोगों को अपने नीचे अपने अंडर में रखते हैं आप। और सरकारी नौकरी अगर आप रखते हैं तो नौकरी में कोई बुराई नहीं है, नौकरी शासन में कोई बुराई नहीं है, और जो कर रहा है उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको लेटेस्ट चेंजेस चाहिए तो आप प्राइवेट में आपको ज्यादा, मुझे लगता है संभवतः ज्यादा स्कोप रहता है, ज्यादा आप अपना एक्सपोजर दे सकते हैं, ज्यादा आप कंट्री को और अपने लोगों को रिजल्ट दे सकते हैं। बाकी रही बात नौकरी की, नौकरी कोई 16 लाख नौकरी है, जितना भी आपने कहा शब्द इतना कोई ऐसा विषय बहुत ज्यादा फिगर नहीं है। हमारे यहाँ 100 PSUs हैं, 101 कम से नवरत्न है, इसके अलावा 1000 कंपनी आप सोसाइटी और शुरू करके उसमें नौकरी दे सकते हैं। तो कोई नौकरी देना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। लेकिन आप बताइए, इतने से लोगों को नौकरी देने से कोई देश का प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट या GDP नहीं बढ़ेगा। ये तो एक सिर्फ कमिटेड या बात दिखाने वाली बात है। प्लीज जी, मैं चाहूंगी अगर हमारी टीम किसी और से को जोड़ रही है तो वो स्क्रीन पर हमें डालते जाएं ताकि हम उनसे भी चर्चा करते चले जाएंगे। स्क्रीन से जिस तरह से हमारी चर्चा आगे बढ़ाते हैं हम सर आपके साथ कि भारत की विकास दर 9.27% रहने की उम्मीद, क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी? वित्त मंत्री का कहना है। मैं ही बोलूं? हाँ जी बिल्कुल। एक बात सुनो, बीच में हमारे यहाँ ये जो अकाउंटेड प्रोडक्शन, आप GDP समझिए, GDP 4 जगह से आ रही है। एक जो इनकम का क्राइटेरिया वो है, एक एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया वो है, और एक सेविंग क्राइटेरिया ये वो है। ये तो जब हमारे यहाँ डिजिटल हुआ, फिगर्स अकाउंटिंग डाटा तैयार हुए, एक्सेल शीट तैयार हुए, तब हमें ये समझ में आया कि देश में एक्चुअल स्थिति है क्या। अब दूसरी बात समझिए, 9.4 अगर मैडम बोल रही हैं तो अनअकाउंटेड GDP हमारे इससे ज्यादा है। आप रूरल सेक्टर्स में जाइए, वहां पे कई लोग ऐसे ही कोई प्रोडक्शन या प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं जो आपके पास जिसके डाटा ही नहीं है। तो मुझे लगता है शायद हमारी GDP इससे ज्यादा होगी। और रही बात रिवर्सल बूम की हमारी GDP में, आज की तारीख में आप रूरल एरिया में जाइए तो वहां पे एक मैकेनिक, जो आप बजाज का मैकेनिक लेते हैं, हीरो होंडा का, वो ज्यादा आप उसको अकाउंटिंग एंट्री में ले रहे हैं। और जो एक हमारे रूरल एरिया का जिस बेचारे का स्किल्ड तो है, लेकिन उसकी कहीं लिखा पड़ी है, उसके योगदान का, उसके कंट्रीब्यूशन के, उसके पैसे का, उसके ट्रांजेक्शन कहीं कोई लिखा पड़ी नहीं है। आप GDP में कंसीडर ही नहीं कर रहे हो बेचारे की। सही है। आप चाहे ट्रक का वो मैकेनिक लीजिए, चाहे वो आपका फार्मिंग में ले लीजिए, तो उसकी अकाउंटिंग उसकी आ ही नहीं पा रही उसकी। मुझे लग रहा है शायद ये GDP तो बहुत कम है, हमारी GDP इससे भी शायद ज्यादा है। एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगी, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हमारे बीच में चल रही है, आप इतनी तमाम जानकारियां दे रहे हैं, अगर आप स्क्रीन पे दिखाई देंगे ठीक से तो मुझे लगता है दर्शक आपको देखते हुए ठीक से सुन पाएंगे, तो फ्रेम का हम बिल्कुल विशेष ध्यान रखेंगे। एक चीज जो आपने अभी सोने की चिड़िया वाली बात की थी ना सर, तो उससे एक बात निकल कर आ रही थी कि अमीरों को अमीर बनाना, गरीबों को और गरीब बनाना, ये आम जुमला है। जो मैं आम प्रतिक्रिया की बात कर रही हूँ जनता की, इसमें कितनी सच्चाई होगी? देखिए, एक ये मिथ है। मिथ इसलिए कि हमारे यहाँ कोई भी उद्यमी परिवार, चाहे वो अंबानी लीजिए, चाहे टाटा लीजिए, चाहे गोदरेज लीजिए, ये आज कोई अमीर नहीं बने। ये जब अंग्रेज शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी, तब दे वर हैविंग द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन। तो उस टाइम हमारे बिजनेस चल रहा था। इनको बिजनेस की, नब्ज की कहीं ना कहीं पकड़ है, और क्या इनका विजन है मार्केटेबिलिटी का, प्रोडक्ट का, पॉपुलेशन को, इनको सब आइडिया है। आज हमारे यहाँ कोई परिवार में जैन, अग्रवाल, गुप्ता, महेश्वरी, मारवाड़ी, सिंधी, पंजाबी पैदा होता है तो उसको बिजनेस का इल्म लेता है, क्या माल बिकना है, कितने रेट पे रखना है, कहाँ बेचना है, क्या मुनाफा है, क्या नुकसान है, तो उसको इन सब चीजों का बेसिक कॉन्सेप्ट उनके ब्लड में रहता है। कुछ नहीं है। वो जो अमीर आदमी है, जब कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट लगाता है तो गवर्नमेंट से लोन लेता है, लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, एक फैक्ट्री के लिए एक जमीन लेता है, उसमें जो उसको फैक्ट्री के लिए रजिस्ट्री के पैसे देता है, कहीं ना कहीं बहुत सारे एम्प्लॉइज को रोजगार देता है, उनके लिए ESI, EPF वगैरह पैसा देता है, और ये जो पैसा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी ऑफ फंड्स, ये पूरा रोटेशन मार्केट में जब जमीन पे आता है तो लोगों के परिवार चलते हैं, वो एजुकेशन बच्चों को देते हैं, खरीदारी करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, बच्चों को देते, तो कहीं ना कहीं सर्कुलेशन ऑफ मनी का सिस्टम है। एंटरप्रेन्योर या अमीर का तो अमीर नाम है, आप उसको देखिए कि वो 8% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को दे रहा है, 10-11% जमीन के रजिस्ट्रेशन पे देता है, EPF, ESI के पैसे देता है, बिजली के बिल देता है, लोगों को रोजगार देता है, लोगों को सैलरी देता है, वो इंश्योरेंस प्रीमियम देता है, तो वो देता रहता है। अब अमीर तो आप क्या कह रहे हैं कि उसके पास एक ऑफिस है, वो भी बदल उसका बैंक में मॉर्गेज है बेचारे का, उसका एक कार है, वो उसकी लोन फाइनेंस में कंपनी नाम चली, तो वो अमीर आपको प्राइवेट ऑफिस ही
जिस कल्चर में रह रहा है, जो असेट्स दिख रही है, जो आपकी आंखों में, इसलिए आपने उसका अमीर क्लासिफिकेशन हो गया। और दूसरी बात, एक बात बताइए, अमीर गरीबों को अमीर करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है आप, मैं टाइप ए हूं, आप टाइप बी बनिए, आप टाइप सी बनिए, आप फॉलो करिए ना मुझे। फिर लोगों की प्रतिक्रिया, मैं यहाँ इसलिए आपको रोकना चाहूंगी कि लोगों की जब प्रतिक्रिया आई तो उनका ये कहना था, अभी आपने बोला कि अमीर चाहता है कि गरीब भी अमीर बने, ठीक, लेकिन उन्हीं लोगों की, आम लोगों की ये धारणा है और ये उनका कहना है, जब टैक्स के बदलाव की बात आई, कि उन उद्योगपतियों से क्यों नहीं टैक्स वसूलती सरकार, आम आदमियों पे ही महंगाई की मार या वो भार आम आदमी ही क्यों झेल रहा है? क्यों आम आदमी संतुष्ट नहीं हो पाता हर बार बजट से? टैक्सेशन सिस्टम देख रहे हैं कि इनकम टैक्स का स्लैब था जो 10%, 15%, 25%, इसके कम करने से आप समझिए गवर्नमेंट की प्रोडक्ट रेवेन्यू में फर्क पड़ेगा। आपको इनडायरेक्टली कई चीजें बहुत सस्ती दे दी गई हैं। आप देखिए दुनिया में कई जगह पेट्रोल डीजल की रेट आज बहुत तेज है, हमसे ज्यादा तेज है। आपको मोबाइल बहुत कम रेट में मिल रहा है। आप देखिए स्कूल में बच्चे बेचते थे 2,000 रुपए उसका आने का, 5,000 उसका हॉस्टल में रुकने का। इसके अलावा वो जिस गांव से, जिले से, किसी ग्रामीण परिक्षेत्र से भोपाल या इंदौर कहीं पढ़ने आता था, उसका लिविंग का, रहने का खर्चा कम से कम 10 से 15,000 रुपए पड़ता था। आज आप देखिए वही गवर्नमेंट ने 200-250 रुपए में जूम मीटिंग अरेंज करके उसको डिटेली उसी क्वालिफिकेशन के लेवल का तैयार कर दिया। उसमें आपके डाटा बच्चों के रिकॉर्डेड हो गए। आप अभी नहीं देख पा रहे, शाम को पढ़ लीजिए। यूट्यूब में कई लोग, आप जैसे एक्सपर्ट लोगों के ओपिनियन आ गए। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपसे अगर थोड़ा धन ले रही है, कलेक्शन ले रही है, तो वो जो सैटेलाइट सिस्टम है, वो जो आपकी शॉप्स है, वो आपके मोबाइल जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डिजिटल कनेक्शन, जो मेंटेनेंस है, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप बोल रहे हो मैं पीछे रह गया, मैं आगे हो गया, क्लासीफाई और कंपेयर कर रहे हैं। ये सब गवर्नमेंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जो आपके हाथ में 1000 का मोबाइल में समझिए, 1 लाख का मोबाइल में समझिए, इसके लिए उन्होंने कई लाख करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किए। इन्वेस्टमेंट के अलावा उन्होंने कई सारी टेक्नोलॉजी उसमें लाए हैं, कई सारे कंप्यूटर लाए हैं, जिसका आपको आज नहीं तो कल बहुत सारा फायदा मतलब जो आज दिखेगा, लेकिन वो दिखने वाले। जी जी बिल्कुल। जैसे शिक्षा की महंगाई की हम हर बार बात करते हैं कि शिक्षा महंगी होती चली जा रही है, बच्चों के एजुकेशन को लेकर जब हम बात करते हैं, एजुकेशन लोन आज भी लेना पड़ता है, तो मतलब अब शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा इस तरह से, अगर जिस हाई टेक्निक की हम बात कर रहे हैं? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं। देखिए आप पर स्टैंडर्ड जो पर फैमिली का है, लेवल ऑफ लिविंग ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ डिबेट, लेवल ऑफ सेविंग्स, लेवल ऑफ हैप्पीनेस, लेवल ऑफ अप्रोच मतलब आप किस शहर में घूम के आए। आप अगर किसी गांव में रूरल प्रिपरेशन जाइए, हर घर में एक डिजिटल मोबाइल मिल रहा है, एलईडी फोन लगी हुई है, हर किसी के पास बाइक है आज की तारीख में, उसका बैंक खाता खुल गया, उसको पैसे जमा निकाल का तरीका समझ में आ रहा है, 2 मिनट में वो बता देता है उसके पैसे कितने खाते में है, उसका माल जो बेचना था मंडी में बिका के नहीं बिका, उसका नंबर कब है, सीक्रेट नंबर, वो उसको दिख रहा है। उसके बाद उसका एमएसपी का पैसा उसके खाते में ऑटोमेटिक आ रहा है। आप समझिए कि कहीं पे महंगाई अगर आपकी एक तो बढ़ी नहीं हो, बढ़ रही है, तो उस पैसे का आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको फायदा मिल रहा है। जो 15 फायदे आपको मिल रहे हैं, वो आप कहीं पे अपने आप को खुश होकर बताने को तैयार नहीं है। जो एक आध चीज बढ़ रही है, एक आध चीज हम कम नहीं कर पाए, वो आप जल्दी चिल्ला चिल्ला के उसको बता रहे करके। तो फिर आम भाषा में हम समझा देते हैं हमारे दर्शकों को, हमारी जनता को, कि इस बजट से उनको क्या फायदे होने वाले हैं, जो कि आप बता ही रहे हैं लगातार। अगर हम इसको आम भाषा में, उनके नजरिए से, उनकी भाषा में अगर समझाना चाहें, तो एक सीए प्रवीण किस तरह से समझा सकते हैं दर्शकों को? देखिए, पहले आप लोग से 2 चीजों पे फोकस करते थे, जय जवान पे और जय किसान। हाँ। देखिए, जय जवान मतलब आपको एक योद्धा बनना था, बॉर्डर पे जाना था, युद्ध होगा, और दूसरा किसान सिर्फ खाने के लिए रहे थे। आज की तारीख में जो हमारी गवर्नमेंट आई है, इसने एक नया फोकस शुरू किया है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय वित्तमान। आप समझिए, जय विज्ञान से आज हम, चाहे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी क्रांति लाए हो, चाहे हम विज्ञान में बात कर रहे हो, हमारी रेफर टेक्नोलॉजी है, या एजुकेशन है, या ऑपरेशनल है हॉस्पिटल्स में, या हमने जो वैक्सीनेशन बनाई, ये भी कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन हमने बनाई तो अपनी प्रजा के लिए है ये। इसके अलावा हमने जो वर्ल्ड की कई कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए, फ्री किए, चैरिटेबल किए, मानवता के हिसाब को ध्यान में रखते हुए, उसको भी हमने देखते हुए आज की तारीख में अपना पूरे इंडिया का डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड में बना दिया। देखिए, प्रजा का पैसा, हिंदुस्तान का पैसा। और जय वित्तमान में आप देखिए कि अगर हम वित्त के काम कर रहे हैं, आप देखिए मुद्रा लोन गवर्नमेंट लाई है, मुद्रा नंबर ऑफ लोन्स किस ब्रांच ने कितने दिए, किस बैंक से कितने बढ़े हैं, पूरे डाटा से हमारे पास, किस क्षेत्र में, किस जिले में, किस टाइप के लोगों को, महिलाओं को कितना है, किसानों को कितना है, छोटे उद्यमी को कितना है, नए बच्चों को कितना, रोजगार के लिए कितना है। ये पैसा कहीं ना कहीं घूम फिर के इकोनॉमी में ही तो आपका पैसा गया है, जिससे आप कहते हैं महंगाई हो गई। देखिए, जब सप्लाई कोई कम होती है और मार्केट में कैश ज्यादा पहुंच जाता है, तो थोड़ा सा महंगाई डिमांड एंड सप्लाई बेस पे एक फिक्स रहती है। तो पैसा मार्केट में इस टाइम ज्यादा पहुंच चुका है,
प्रोडक्ट की सप्लाई कम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़ चुका है लोगों का, लोग ईज ऑफ लाइफ फील कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ गया है। शादी पहले एक दिन जाते थे 2 वैरायटी खाने को मिलती थी, आज की तारीख में 4 दिन का फंक्शन हो रहा है, कपड़े ड्रेसेस आपके चेंज हो रहे हैं, 5 प्रकार के आपके पास मिठाइयां रखी, तो आप समझिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हैप्पीनेस बढ़ा है। अब लोगों की, कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन तो आप कभी खत्म कर नहीं सकते और वो कभी खत्म होगी भी नहीं। ठीक, मतलब उसके लिए हमें खर्चों पर ही नियंत्रण करना पड़ेगा। जिस तरह से कर रही है वो खूब जम के कमाने खूब खर्च कर रहे हैं। हिंदुस्तान हैप्पीनेस वाला कंट्री है, टॉप 5 कंट्रीज वर्ल्ड की कंट्रीज में है। अनहैप्पीनेस आदमी के नहीं काम करने से, नहीं बाहर निकलने से, नहीं परिवर्तन करने के कारण है। बाकी कहीं पे मुझे लगता है कि अप्रोचेबिलिटी या ईज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना अवेलेबल, सब जगह अवेलेबल है। और भी सच्चाई ये भी है, चूंकि इसको अमृतकाल का बजट नाम करार दिया है वित्त मंत्री जी ने, तो जिस तरह से अगर कोरोना काल की बात करें, उन्होंने कहा कि कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया है। तो अगर पिछले 2 साल से हम इस फेज से गुजर रहे हैं सर, आप भी जानते हैं, इस काल से बहुत सारी अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था से लेकर, और अगर एक आम व्यक्ति की अर्निंग की हम बात करना चाहें, बहुत डगमगा गई हैं चीजें। क्या उस गड्ढे को भरने में ये बजट मदद करेगा? बिल्कुल करेगा मैडम। देखिए, आप एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रेलवे पे, जितने भी आपने हेल्थ पे, जितने भी आपने प्रोग्राम्स बनाए हैं, जो बजट का अप्रोप्रिएशन फंड्स का किया है, ये फंड आज नहीं तो कल जल्दी जल्दी मार्केट पे, जमीन पे आएगा, दिखेगा, जिससे लोगों को धन का अर्जन होगा। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम दो किए कि पहले जान बचाई, वैक्सीनेशन करवाए, लगभग 100% वैक्सीनेशन होने वाले हैं। दूसरी बात, इसके बाद गवर्नमेंट ने एक नई सिस्टम लाई कि बैंक में अगर आपके पास थोड़ा सा भी लोन है, ईएमआई है, तो उन्होंने रजिस्टरिंग की है, जिसका मोरेटोरियम वाला नाम रखा। इसके अलावा भी उन्होंने रिकवरी एजेंसीज को कहीं पे ऐसा प्रेशराइज या कोर्ट से या ओम्बुड्समैन से ऐसा नहीं किया कि आपको लीगल नोटिस भेज के या पैसा वसूली के लिए, ईएमआई के लिए आपको कोई टॉर्चर किए जाए। उन्होंने ईज ऑफ माइंड और फ्री ऑफ माइंड रखा। गवर्नमेंट ने आपको जान से भी बचाया, माल से भी। अब रही बात, देखिए थोड़ी सी परेशानी दुनिया में सबको, कई कंट्रियों में तो लोग विद्रोह में आ गए। अभी कल ही परसों देखिए कनाडा का पीएम छुपता फिर रहा है पूरी फैमिली के साथ। हमारे इतनी कहीं पे भयावह स्थिति नहीं हुई है। आज भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा गवर्नमेंट की पॉलिसीज का सिस्टम है, अडॉप्शन का, और हेल्पिंग नेचर है। आज अगर किसी को, भगवान न करे, किसी फैमिली को, किसी परिवार को कहीं दुख होता है, तो हमारे हॉस्पिटल्स की, खाने की, रुकने की, ठहरने की, ह्यूमैनिटी, मतलब पब्लिकली भी एनजीओ बहुत सारे हैं, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। देखिए परिवर्तन, ये तो दुनिया में प्रलय का समय है, और प्रलय जब प्राकृतिक होता है तो उसको संभालने में थोड़ा समय लगता है, और हमें भी थोड़ा सा मानसिक रूप से उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कई लोग जो बेचारे जान से चले गए, उनको बहुत श्रद्धांजलि। और जो मालिश की बात रही, वो आज नहीं तो कल, आप थोड़ा संयम रखिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी हमारी कंट्री, बहुत अच्छे पटरी पे आने वाली अर्थव्यवस्था है। जी बिल्कुल। जिस तरह से कई चीजों का विकास हुआ, कई चीजों पर बात हुई, हम पहले भोपाल की स्थिति जान लेते हैं। क्या प्रतिक्रिया रही भोपाल वासियों की? और ये प्रतिक्रिया हमें बताने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे सीनियर संवाददाता खबर भारत से प्रदीप तलरेजा जी। प्रदीप, जिस तरह से ये जो बजट आया, बजट के बाद लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई होगी, आपने तमाम लोगों से बात की होगी, जनता से भी बात की और जनप्रतिनिधियों से भी बात की, क्या रहा लोगों का? आज जिस प्रकार से आम बजट जो मध्य प्रदेश, जो देश का जो बजट है वो आया है, आज जिसको लेकर के प्रतिक्रियाएं आनी स्वाभाविक सी बात थी। अगर हम बात करें अगर बीजेपी की, तो बीजेपी की तरफ से कहा गया कि बहुत अच्छा ये बजट लाया गया है। अगर हम बात करें तो कांग्रेस का कहना साफ तौर पर है कि इससे ज्यादा निराशाजनक बजट नहीं देखा जा सकता। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने कई बार सुना है कि देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं। रोजगार को लेकर के कहीं ना कहीं एक जो मुद्दा था, और उसको लेकर के कांग्रेस इसमें टारगेट बनाया कि अब जहां पहले 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, अब यहाँ पर अब 60 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जो बड़ा, जो एक ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी जो आवाज जो बेरोजगार वर्ग की थी, उसको कहीं ना कहीं जो एक मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। लेकिन अगर सबसे बड़ी रियायत की अगर बात करें तो जो गांव के अंदर में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख और नए मकान बनाने की बात करिए, ऐसे में जो गरीब तबका है उसको कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जो है वो सरकार के द्वारा दी गई है। कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहा है आम आदमी, इसको इस तरह से समझा जा सकता है प्रदीप?
देखिए बिल्कुल से ये बजट है, बजट के दौरान में जिस प्रकार से गरीबों को हितों को ध्यान में रख किसानों के मुद्दों को, किसानों के हितों की बात कर रही है। लगातार कई ऐसे अन्य जो मुद्दे हैं जहां पर जो जनता से जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उनका जो बड़ा फायदा जो है वो जनता से राहत मिल सकती है, ऐसे बजट में देखा जा सकता है। अगर हम बात करें कि जैसे शुरू से ही जब निर्मला सीतारमण ने जब अपना बजट देना चालू किया था, उन्होंने सबसे पहले ही इस बात को कहा है कि जो 80 लाख लोग हैं उनके मकान दिया जाएगा, 60 लाख युवाओं को रोजगार की बात जो है वो दी जाएगी। लेकिन साथ साथ जो नई पीढ़ी की जो ट्रेनें हैं वो उनको वो दी जाएगी। साथ साथ टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया। लोगों को एक जो टैक्स पेयर थे उनके लिए ये कहा जा सकता है कि जो टैक्स में कहीं ना कहीं छूट मिलने का जो दायरा था वो बढ़ाना चाहिए था, वो नहीं बढ़ाया गया। उससे कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है या जीएसटी वर्ग से जुड़े जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है फायदा कहा सकता है, जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। तो जिस तरह से फायदे की अगर बात करनी चाहे, वाकई एक उम्मीद थी। जब हमने, आपको अच्छी तरह याद हो कि हमने इस पर बजट आने के पहले जब लोगों की प्रतिक्रियाएं ली थी, आपने खुद बहुत सारे लोगों से बात की थी कि कैसा बजट वे चाहते हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं। तो उसमें टैक्स स्लैब एक बड़ी उम्मीद उनकी थी, जो शायद उसमें कोई बदलाव नहीं है, तो कहीं ना कहीं निराशा देखने को मिली थी। युवाओं का क्या कहना रहा प्रदीप? देखिए अगर हम युवाओं की कर रहे हैं तो देखिए जो सबसे ज्यादा जो इस वक्त जो बेरोजगार है वो युवा ही है। प्रदेश के अंदर की अगर हम बात करें तो लगातार स्थिति भी गंभीर बनी, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर माफ कीजिएगा, कोरोना की जब तक पहली लहर और दूसरी लहर के दौरान में जैसे लॉकडाउन लगने के बाद में से कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बेरोजगार हुए। उनको एक बड़ी राहत जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। जो बेरोजगारों को जो रोजगार देने की बात जो सरकारें लगातार आप ये बातें करती आ रही, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर देश बनाने की जो बात कर रही है, उसमें युवाओं को जिस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए था उसको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ नहीं दिया गया। अगर हम सबसे बड़ी चीज को अगर देखें तो आपने और हमने एक चीज हमेशा देखी है कि इसमें जो सबसे बड़ा वर्ग होता है महिलाओं वर्ग का होता है। जो वोटर की जो महिला वोटर्स होती हैं वो सबसे ज्यादा इस चीज का ध्यान रखती है कि उनकी रसोई को लेकर के अभी तक किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है। कैसे जिसका रसोई का बजट कैसे सुधरेगा, क्योंकि हालांकि वित्त मंत्री खुद एक महिला भी है। और ऐसे में जो महिलाओं का जो बजट होना चाहिए, घर के गृहस्थी किस प्रकार से होना चाहिए, उसको लेकर के काफी जो लोगों के प्रयास थे कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं कदम उठाएगी, लेकिन सरकार के द्वारा बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए किसी प्रकार की कोई बात नहीं की जा रही है। युवाओं की रोजगार जो 2 करोड़ देने की बात की, अब वो 60 लाख तक आ जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो युवा है उनपे कहीं ना कहीं दिक्कतें तो हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमसे जुड़ने के लिए। जिस तरह से प्रदीप जी ने हमें बताया, उन्होंने सारी प्रतिक्रियाएं हमारे सामने रखी कि किस तरह से लोगों का सोचना है, युवाओं का सोचना है। महिलाओं को लेकर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि महिलाओं की रसोई से जुड़ी हुई, वाकई महिलाओं की दुनिया रसोई होती है। अगर वहां पर फर्क पड़ता है उस बजट से तो सीधी प्रतिक्रिया आती है सामने, और शायद वही उसी जगह से वो सुनिश्चित करती है इस बात को कि बजट उनके लिए फायदेमंद है। यानी क्या कहेंगे आप इस मामले में? देखिए, मैं शुरू से बोलता आया हूँ मैडम, प्रिया मैडम, कि हमारे देश में बहुत अच्छी स्थिति है। आप वर्ल्ड की कई कंट्रियां देखिए जिसमें हम सबसे टॉप लेवल की 2 कंट्रियां मानते हैं, यूएसए और कनाडा, हाँ, और एक रशिया। देखिए वहां युद्ध की स्थितियां आ गई आज की तारीख में। कनाडा का तो प्रधानमंत्री जी विद फैमिली कहीं पे वो गायब हो गए। सिर्फ इतनी सी बात है कि वैक्सीनेशन की बात रही। आप समझिए हमारे यहाँ 150 और कनाडा की पॉपुलेशन देखिए, वहां की जनसंख्या देखिए कितनी कंट्रोलेबल और कितनी एजुकेटेड और कितनी स्किल्ड है, और वहां का गवर्नेंस समझिए आप। हमारी कंट्री की जहाँ पे हर 2, 5, 10, 15, 50 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, लोगों का सोचने का जरिया बदलता है। अगर हमारी कंट्री इतनी सेफर साइड है कि आज की तारीख में आपको कंसिस्टेंसी दे रही है, जो रेट है वो सामान पैसे देने से मिल तो रहा है। कई विदेशों में, कई कंट्रीज में तो आज की तारीख में पैसे देने से सामान नहीं मिल रहा है। दूसरी बात समझिए, हमारे यहाँ अगर आप थोड़ा पेमेंट करते हैं, डॉक्टर मिल रहा है, मेडिसिन से मिल रही है, आपको एडिबल आइटम, फूड के आइटम से मिल रहे हैं। और दूसरी बात समझिए, आज हमारे यहाँ रोड पे पब्लिक नहीं आई है। विदेशों में 3, 4, 5, 8, 10 कंट्री, बड़ी बड़ी अच्छी कंट्री, ग्रीस में, तुर्की में, रशिया में, यूक्रेन में, कनाडा में लोग रोड पे आ गए।
मतलब आप समझिए कि हमारी गवर्नमेंट ने या हमारी पॉलिसीज ने कितना आदमी को मेंटल स्टेटस से कंट्रोल करके रखा। हाँ, ये हम बात मान रहे हैं कि 10 की चीज हमारे यहाँ 12-13 रुपए में मिल रही है, लेकिन विदेशों में 10 में 30 रुपए देने के बाद वो चीज नहीं मिल रही है आज की तारीख में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स और सेटिस्फैक्टरी इंडेक्स भी हमें अपना बदलना पड़ेगा और चेंज करके उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं को, माताओं को, बहनों को आज हमारी गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेव करके रखा, अपलोड करके रखा, वैक्सीनेशन दिया, हर चीज घर पे अवेलेबिलिटी करवाई। आज आपको हर सामान मिल रहा है, मेडिसिन के अलावा बच्चों को घर में बैठे बैठे एजुकेशन प्रोवाइड करवाया, आपकी हैप्पीनेस का ध्यान रखा हुआ है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने आपकी EMI चल रही थी उनको कहीं ना कहीं इजी कर दिया है। कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट ने आपको लोन्स का क्राइटेरिया लेडीज को मुद्रा लोन के हिसाब से, वुमेन प्रमोशन के हिसाब से, एंटरप्रेन्योर वुमेन स्किल के हिसाब से कहीं ना कहीं आपको प्रमोशनल स्कीम में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दी, आपको लिक्विडिटी पहुंची। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अगर एक जगह थोड़ी सी, जो माननीय हमारे प्रदीप भाई मुत्रेजा जी ने ग्राउंड लेवल से बताया, लोगों के विचार बताए, तो कहीं ना कहीं उनके 10 पॉजिटिव एस्पेक्ट जो गवर्नमेंट कर रही है महिलाओं के लिए, किचन के लिए, महिलाओं की पूरी फैमिली के लिए, तो वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना पड़ेगा प्लीज। अच्छा बजट जितना मैं मानती हूँ, और शायद महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात रख रही हूं मैं आपके सामने बतौर महिला होने के नाते, कि अच्छा बजट हम शायद उसी को मानते हैं जिस बजट से हम सभी लोग अच्छा खा सके, अच्छे से रह सके, अच्छा पहन सके, अच्छा जीवन यापन कर सके, वो बजट अच्छा माना जाता है। क्या ये सारा समावेश जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सब इस बजट में होगा? देखिए, तात्कालिक अच्छा तो आप अपने हैप्पीनेस, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी थोड़ी सी कोई चीज एक्सपेंडिचर कम हो गया तो आई एम इन ए वेरी हैप्पी पोजीशन, ये बात आप मान सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को कंट्री के हिसाब से, देखिए राजा का जो राज धर्म होता है उसे पूरी प्रजा का सोचना पड़ता है। आप जो ऑनरेबल है प्रिया मैडम, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके नियर डियर्स के लिए, सबको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। और ये मान के चलिए गवर्नमेंट एक अकेली महिला या महिला के खर्चे के लिए डिसीजन, किचन के लिए, किचन के अलावा भी आपका बेडरूम भी है, आपका ड्राइंग रूम भी है, आपकी गाड़ी भी है। आप देखिए गाड़ी पे आपको लोन जो है आज की तारीख में 6.9% में मिल रहा है, आपको हाउसिंग लोन 7% में मिल रहा है। तो ये महिला का जो महल है गवर्नमेंट, उसके अलावा कई माताओं बहनों के लिए हमारे सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या माननीय वित्त मंत्री जी ने 6.7 लाख रुपीस की सब्सिडी देके आवास योजना में सबको मकान की व्यवस्था की है, सिलेंडर की व्यवस्था की है, रोड की व्यवस्था की है, हॉस्पिटल की व्यवस्था की है। तो एक मुझे लग रहा है किचन 10/10 से बाहर निकल के हमें एक बड़ी दुनिया में अपनी माताओं बहनों महिलाओं को भी ले जाना उस तरफ चाहिए, और उन्हें हमें समझाना चाहिए कि माताओं बहनों, ये जो आपका परिवार है, ये जो कुटुंब है, इसके लिए भी सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं आगे तक की करके रखी है। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण कड़ी है, चूंकि 70% कृषि क्षेत्र, तो कृषि से जुड़े स्टार्टअप को मदद दी जाएगी, ऐसा कहना है वित्त मंत्री जी का। क्या कहें? आज देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने पूरा फोकस किया है, जितनी भी आपकी है ऑर्गेनिक खेती है उस पर ध्यान दे रहे हैं, यूरिया केमिकल्स में उसमें क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, सीड्स हैं, उनको कैसे हमें MSP पे खरीदना हो, कितनी जल्दी उनका पेमेंट मेटलाइज है, ये हम देख रहे हैं। इसके अलावा वो जो माल हमारे पास वेयर हाउस में कहाँ रखना है, हमने कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, लॉजिस्टिक पे उस पर हमने ध्यान दिया है। ट्रेनें शुरू कर रहे हैं, उसके लिए लॉजिस्टिक सेंटर शुरू कर रहे हैं, वेयर हाउस शुरू कर रहे हैं, उसमें सब्सिडीज दे रहे हैं, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक उसमें स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दे रही है और लोन भी दे रही है। अब देखिए पहले कितनी अच्छी बात हो रही है। इसके अलावा आपका अगर सरप्लस माल प्रोडक्शन हो गया है, चाहे वो किसी भी तिलहन का हो, दाल का हो, सब्जी का हो, तो उसको एक्सपोर्ट की व्यवस्था स्टार हाउस के माध्यम से गवर्नमेंट करके दे रही है। तो किसान को इससे अच्छा स्वर्णिम काल नहीं आ सकता कि आप कुछ ही प्रोड्यूस करिए, हम उसको किसी भी टर्मिनल से, किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीदेंगे भी, आपको पेमेंट भी करेंगे, हम रखेंगे भी, उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, वो पेमेंट कहीं प्रॉफिट आता है वो भी हम आपके साथ शेयरिंग कहीं ना कहीं किसी प्रकार से करेंगे। बिल्कुल, किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने की भी बात की गई। एक बात जब आपसे चर्चा हो रही थी तो एक महत्वपूर्ण बात आपने कही थी कि जनसंख्या के बढ़ने और कम होने का भी फर्क पड़ता है। इस फर्क को आप, मैं चाहूंगी दर्शकों को समझाइए सर। देखिए, जनसंख्या जहां कम है वहां आपके मार्केट नहीं है, आप प्रोडक्ट अपना कहाँ खा पाएंगे, और पॉपुलेशन बढ़ती है तो आपका स्कोप बढ़ जाता है मार्केटेबिलिटी का, आपके सामान कहाँ पे आप खपाएंगे, आपको 1 रुपए से लेकर 1 लाख करोड़ तक का कस्टमर मिलता है, आपकी नई इंडस्ट्रीज जुड़ती हैं, लोगों में आपके ओपिनियंस मिलते हैं, नई आप R&D करते हैं। तो पॉपुलेशन का होना भी कहीं ना कहीं हमारे ऐसी कंट्री के लिए पॉपुलेशन का होना कहीं ना कहीं वरदान है। क्यों? हमारे भगवान सूर्य भी प्रकट हो रहे हैं, वनस्पति भी अच्छी है, एनवायरमेंट भी बहुत अच्छा है, कंजीनियर एनवायरमेंट, फ्लैट हमारे यहाँ है,
तो फ्लैट लैंड होती है जहां पे, वहां पॉपुलेशन अगर एक है अच्छी ज्यादा पॉपुलेशन, तो वर्ल्ड की हर कंट्री हर प्रोडक्ट हमारे यहाँ सेल करने आते हैं, और उन्हें पता है इससे बड़ा मार्केट कहीं पे नहीं मिलना है। तो मार्केट, प्रोडक्ट, पॉपुलेशन और बैंकिंग फाइनेंस सिस्टम, ईएमआई सिस्टम जो होता है, ये चार का एक बहुत अच्छा कॉम्बो है, और जिसका हमारी पॉपुलेशन और इंडिया का एक इतिहास रहा है। अगर वो कैटेगरी ABCD में अगर हम पॉपुलेशन को बांटेंगे, तो वो डी वाला हमेशा कोशिश करता है, एक ही तैयारी करता है वो, और डी वाला वो कहीं ना कहीं BSc तो पहुंच ही जाता है। आप समझिए हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन बचपन से देख रही है, समझ रही है, कंपटीशन फेस कर रही है, वो क्वालिटी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ। और अब जब से ये डिजिटल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, जिसमें हम यूट्यूब भी देख रहे हैं, चैटिंग्स भी कर रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका लंबे समय में बहुत हमें एडवांटेज कंट्री को मिलने वाला है। आज हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के नियर अबाउट पहुंच चुके हैं, वर्ल्ड की टॉप 5-10 कंट्रीज में हमारी काउंटिंग हो रही है, और आने वाले समय में हम नीचे वाली अपनी जो पॉपुलेशन को अंत्योदय योजना या उनको कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार के माध्यम से या स्किल्ड करके या पढ़ा लिखा के हम कोशिश करेंगे उनको भी प्रमोशन के लिए। जी बिल्कुल, बहुत सारे मुख्य बिंदु और भी रहेंगे, हम बीच बीच में आपसे बात करते जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें यही विराम लगाना पड़ेगा क्योंकि समय का अभाव है। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपको एक बार फिर से बता देते दर्शकों, डॉक्टर प्रवीण साहू CA है, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली, इंटरनेशनल जूरी लंदन। जिस तरह से बातें कर रहे थे, आपको एक और बता दें, SBI के ऑडिटर भी है। तो फिलहाल के लिए बजट 2022 में इतना ही। मुझे यानी क्रांति प्रिया को यही दीजिए इजाजत। नमस्कार। जगह हर